के वीर सपूतों, अपने वतन का सम्मान करो। भारत माँ की धरती से शिक्षा का उद्गार करो। भारत माँ की धरती से शिक्षा का उद्गार करो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, चलो के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो को टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि वीडियो क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथ की प्रथम चैप्टर की 6 वीडियो है। यानी कि दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 5 वीडियो को कंप्लीट किया, वो भी अपनी क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ के प्रथम चैप्टर को। ओके, तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को ऐसे ही कंटेंट मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, चलो बिना को पेश करते हुए अच्छी प्रकार से शुरुआत कर लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ गए अपने व्हाइट बोर्ड पे और यहाँ पे हम लोग देखते हैं अपने इस लेक्चर को। तो दोस्तों, यहाँ पे अपना है उदाहरण 3, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उदाहरण दूसरा है। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के दूसरे एग्जाम्पल को बहुत ही बारीकी से क्लियर किया था और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उदाहरण 3 को कवर करेंगे। ओके, तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। उदाहरण अपना पे तीसरा यहाँ पे इस प्रकार से है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। ओके, तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो लेक्चर में जो दूसरा एग्जाम्पल था उसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छी प्रकार से क्लियर किया था। और वो उदाहरण क्या था? अपना उदाहरण नहीं था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक जो समपूर्णांक होती है वो 2q होती है तथा दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो q है वो 2q+1 के रूप की होती है। यही हमारा था दूसरा एग्जाम्पल। तो उसको हम लोगों ने अच्छी प्रकार से क्लियर किया। बस उसी दूसरे पर ही आधारित है अपना तीसरा एग्जाम्पल। तो आओ दोस्तों, इसको भी अच्छी प्रकार से क्लियर करते हैं, ठीक है ना? जैसे हमने दूसरे को क्लियर किया था उसी मेथड से। ओके, उसी मेथड से करते हैं। तो देखो, सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक ना कि क्या एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। यानी कि कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि एक धनात्मक विषम कोई भी एक ना, मतलब कि कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप होता है। तो जाहिर सी बात है कि हम कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक ले लेंगे। हम कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक लेंगे, जैसे कि हमने जो अपना दूसरा एग्जाम्पल था उसमें हम लेंगे कोई भी एक पहले पूर्णांक मान लिया था, क्योंकि वहां पे समूह विषम की बात की गई थी और यहाँ पे सिर्फ विषम की बात की गई है। तो हम लोगों ने वहां पे सिर्फ एक धनात्मक पूर्णांक लिया था और यहाँ पे कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक। अब यहाँ पे केवल एक सिर्फ यहाँ पे विषम पूर्णांक की ही बात की गई है, सम की बात नहीं की गई है। इसलिए यहाँ पे हम जो भी मान लेंगे वो एक धनात्मक विषम पूर्णांक लेंगे यहाँ पे ना। इतना तो क्लियर है। तो हम वहीं पर क्रिया करेंगे तो हम दूसरे में किए थे। हम लिखेंगे यहाँ पे कि माना हल, यहाँ पे लिखते हैं हल माना कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। क्या है? ए है। कोई भी मान लीजिए, सिंपल सा, चाहे ए मानो चाहे बी मानो, कोई भी मानो, इससे कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने ए मान लिया, कोई विषम पूर्णांक ए है, जिसे ठीक है ना, यहाँ पे जो करो जो धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, 3 के रूप की होगी ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल से लिख दिया कि माना कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, कौन सा ए है ना, जो धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप की होगी या होता है ना। हाँ, और जहां q एक पूर्णांक है। ठीक, इतना हम लोगों ने पहले लिख लिया। तो दोस्तों, जब हम लोगों ने इतना कर लिया तो हम लोग जानते हैं कि कह रहा है कि माना कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। तो हम लोगों ने जो धनात्मक विषम पूर्णांक माना है ना, जो माना है उसका मतलब यही हुआ ना कि दोस्तों, जिसको हमने माना है उसी को हमें दर्शाना है कि 4q+1 या 4q+3 के बराबर ना, या 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। तो दोस्तों, जो हमने माना है वो 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है या उसके बराबर होता है, यानी कि उसके रूप का होगा या उसके बराबर होगा,
जिसको हम सिद्ध कर रहे हैं ना, यानी कि उसी को तो सिद्ध कर रहे हैं कि जो ये हमारा संख्या है वो 4q+1 या 4q+3 के रूप का होगा, या 4q+1 या 4q+3 के रूप का होगा, या 4q+1 या 4q+3 के बराबर होगा। जब इतना होगा उसके रूप का होगा, उसके प्रकार का होगा, उसके बराबर होगा या वही होगा, तो हम क्या करेंगे, उसके बराबर जाहिर सी बात है हम लिख सकते हैं उसको ना। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे वही लिख देंगे, हम लिख देंगे कि a बराबर 4q+1, ओके, और यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 4q+3, क्योंकि यहाँ पे दो संख्याएं हैं, यहाँ पे 4q+1 4q+3 है। इतना लिख दिया हमने दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों जब हमने यहाँ पे इतना लिख दिया, तब हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि जो हमारी ये 4q+1 संख्या है और 4q+3 जो संख्या है वो हमारे यहाँ पे 4q+1 जो यहाँ पे है 4q+1 4q+3, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है 4q+1 और 4q+3 के रूप में, ठीक है ना। इसको जब हमने लिखा है और तो हम लोग यहाँ से इसको स्पष्ट देख पा रहे हैं कि स्पष्ट तरीके से जो अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, यानी कि एचसीएफ निकालने की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें हम यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ निकालते हैं, तो जो प्रमेयिका होती है a बराबर bq+r का शून्य स्मरण इक्वल स्मरण b, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ओके। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो अपना 4q+1 और 4q+3 है, ये यहाँ पे हमें भाजक गुणित भागफल और प्लस शेषफल के रूप में नजर आ रहे हैं। किसमें, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल के रूप में नजर आ रहे हैं, जो अपनी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, एचसीएफ निकालने की जो विधि होती है, जिसमें हमारे यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, वो यही होती है ना कि a बराबर bq+r का शून्य स्मरण इक्वल r स्मरण b। तो जो अपना यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, तो उसमें वही होता है। तो यहाँ पे हम वही देख पा रहे हैं कि ये भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, और इसमें भी भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल के रूप में यहाँ तुम्हें प्रश्न से दिखाई पड़ रहा है। इधर तो हम लोग जान गए, ये इतना हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब देखो, और हमने यहाँ पे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ए भी मान लिया है। जब हमने ए भी मान लिया है और उसको जब हम इसके बराबर करते हैं, इसके बराबर कैसे किया हमने, ये तो जान ही गए, क्योंकि इसके रूप में हमें सिद्ध करा है, इसके बराबर हमने लिखा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमने यहाँ पे 4q+1 और 4q+3 लिखा है, वैसे तो ये भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल के रूप में दोनों नजर आ रहे हैं। और वहीं जब हम अपनी ये कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये हमें भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल के रूप में नजर आ रहे हैं। नजर आ रहे हैं कि नहीं, देख लो दोस्तों, नजर आ रहे हैं बिल्कुल। ये भी और ये भी बिल्कुल अच्छी प्रकार से नजर आ रहे हैं उस रूप में। जब नजर आ रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग जानते ही हो कि ये हो जाता है अपना भाज्य, क्या होता है, ये अपना होता है इसमें भाज्य, ओके। यानी जो अपना यूक्लिड एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। तो अपनी जो यूक्लिड प्रमेयिका होती है क्या होती है, यही होती है ना कि a बराबर bq प्लस r का शून्य स्मरण इक्वल r और स्मरण b, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। और इसकी क्राइटेरिया कहां से कहां तक होती है, ये होती है शून्य स्मरण इक्वल r स्मरण b, यहां तक होती है। अच्छा, इतना तुम जान गए। तो यहाँ पे यही होता है ना, तो ये अपना भाज्य होता है, ये भाजक, ये भागफल, ये शेषफल होता है। और इसकी क्राइटेरिया कहां से कहां तक होती है, ये होती है शून्य से लेकर b से कम तक, यानी कि ये शेषफल को दर्शाता है, यानी कि शून्य स्मरण इक्वल r स्मरण b। जो यहाँ पे शेषफल होता है वो या तो सदैव शून्य होता है या सदैव शून्य से बड़ा होता है, लेकिन सदैव b से छोटा होता है, इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पे हम यही चीज देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमें भाज यानी कि a बराबर bq प्लस r का शून्य स्मरण इक्वल r, हमें यानी कि उसी रूप में नजर आ रहा है ना कि a बराबर जो यहाँ पे है bq प्लस r, तो यही रूप में हमें नजर आ रहा है ना कि यहाँ पे जो 4q है ना, इन दोनों में जो 4q है, ये यहाँ पे bq यानी कि भाजक और भागफल के रूप में नजर आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे जो शेषफल है वो यहाँ पे r के रूप में नजर आ रहा है, क्योंकि r होता है शेषफल को दर्शाता है, ओके। तो यहाँ पे जब इस रूप में नजर आ रहा है और यहाँ पे a जो है ये यहाँ पे भाज्य के रूप में नजर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम स्पष्ट रूप से यहाँ से क्लियर हो पाते हैं कि यहाँ पे जो अपना है, यानी कि जो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके जो हम एचसीएफ को निकालते हैं, जिसके अंतर्गत हम यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, जो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, यानी कि
ए बराबर बी क्यू प्लस आर का शून्य समाधान इक्वल आर समाधान बी ना, क्राइटेरिया जो उसकी होती है शून्य समाधान इक्वल आर समाधान बी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल जो है, और यहाँ पे ये भी हम देख पा रहे हैं कि भाज्य और भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल के रूप में। तो यहाँ से हम स्पष्ट रूप से क्लियर हो पाते हैं कि यहाँ पे जो अपना ये मान होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके हम जो एचसीएफ निकालते हैं, जिसमें हम यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका का उपयोग करते हैं, तो उसी रूप में हमें ये नजर आ रहा है यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका के रूप में ना। जब हमें इस रूप में ये नजर आ रहा है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, हम अब यहाँ पे जैसे ये है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग किया गया है, तो अब उसी प्रकार से जब इस रूप में ये नजर आ रहा है तो हम इस पे भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे। और जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं तो यहाँ पे हम दो अंक को लेते हैं, कौन कौन से, एक हम भाज्य को लेते हैं और एक भाजक को लेते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे ए को लेंगे या बी को लेंगे तो यहाँ पे क्यू और आर ये सब प्राप्त हो जाता है अपने आप। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ए है और यहाँ पे जो 4 है, अब इसमें हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। यानी कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है वो एचसीएफ निकालने की एक प्रक्रिया, एक विधि है, और उसमें सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका का ही उपयोग करते हैं, ये तो हम जानते हैं। तो जब हम यहाँ पे करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए तथा बी बराबर 4। क्यों, यहाँ पे बी बराबर 4 है, यानी कि बी के स्थान पे 4 है, इसलिए यहाँ पे 4 लिखिए। 4 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर ओके हम निम्न प्राप्त करते हैं ना, निम्न प्राप्त करते हैं। जब हम इतना लिख लेंगे तो हम यहाँ पे वही करेंगे मान ए और बी पे ना, तो हम करेंगे तो हो जाएगा ए बराबर बी, यानी कि इसका मतलब यही हो जाता है ना कि ए भागे 4। अब 4 से तो इसमें भाग जाएगा नहीं सही सही, तो यहाँ पे हम वही मान लेते हैं जैसे हम पिछले वाले में लिखते थे। यहाँ पे हो जाएगा अपना क्यू और यहाँ पे हो जाएगा ना, ये अपना भागफल, ये भाज्य और ये भाजक, ये शेषफल। तो इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये बराबर बी क्यू और प्लस यहाँ पे बी के स्थान क्या है, यहाँ पे बी के स्थान 4 है, तो हम लिखेंगे 4 क्यू और प्लस आर। जब हम इतना कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब हम यूक्लिड विभाजन की जो एल्गोरिथम के अंतर्गत जब हम यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका का उपयोग करते हैं तो वहाँ पे हम क्राइटेरिया भी लिखते हैं। ओके, क्या करते हैं, वहाँ पे हम ये भी लिखते हैं कि हमारा शेषफल जो है क्या होता है, यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेयिका होती है उसके अंतर्गत जब हम उपयोग करते हैं तो हम लिखते हैं। आप लोग बहुत अच्छी प्रकार जानते हो ना, जानते हो। तो यहाँ पे हम ये क्राइटेरिया भी यहाँ पे हम इसमें लिख देंगे, जो यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा गया है ना वही, क्योंकि इसी का उपयोग तो होता है ना जब यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका का उपयोग करते हैं। तो हमें जो मान है ये हमें ये भी मान प्राप्त होता है, तो उसको भी यहाँ पे लिखेंगे। हम लिखेंगे शून्य समाधान इक्वल आर समाधान बी। तो जब यहाँ पे आ गया दोस्तों हम लोग जान रहे हैं कि बी का मान क्या है, बी का मान 4 है, तो बी के साथ हम 4 कर देंगे। जब हम यहाँ पे 4 कर देंगे मित्रों तो इसका मतलब यही हो जाएगा यानी कि शून्य समाधान इक्वल आर समाधान बी, यानी कि जो शेषफल होगा अपना ना वो या तो सदैव शून्य होगा या तो सदैव शून्य से बड़ा होगा, लेकिन 4 से सदैव छोटा होगा ना, यही हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हमें यहाँ पे ये मिल गया तो हम यहाँ पे जो अपना शेषफल है उसकी हम संभावना लगा सकते हैं। हम उसकी संभावना क्या लगा देंगे, हम उसकी संभावना ये लगाएंगे कि अपना शेषफल आएगा वो या तो सदैव शून्य होगा, हो सकता है, या तो शून्य से बड़ा 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, और क्योंकि 4 है तो 4 से छोटा होगा तो 3 तक हो सकता है, यानी कि शून्य भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता नहीं है तो हम यहाँ पे तीनों को लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम लिख देंगे अतः संभावित शेषफल लिखेंगे। तब हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे इसलिए संभावित शेषफल बराबर, शेषफल यहाँ पे आर लिखते हैं, आर बराबर 0, 1, 2 और 3। इतना हो गया दोस्तों। जब यहाँ पे हमें ये शेषफल, हमें संभावित शेषफल इतना प्राप्त हो गया, हम क्या करेंगे, तो हम इस शेषफल को अपने इस जो यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेयिका है, यानी कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत जो प्रमेयिका होती है उसके अंतर्गत जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर का शून्य समाधान इक्वल आर समाधान जो भी होता है इसके अंतर्गत हम अपनी ये यहाँ पे शेषफल को रख लेंगे। ओके, क्योंकि हमें शेषफल की जरूरत है तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम क्योंकि यहाँ पे शेषफल यहाँ पे 4 हमें दिखाई दे रहे हैं 0 से 3 तक, यानी कि 4 अंक, तो यहाँ पे हम ए का मान भी 4 अंक रख लेंगे। तो हम करेंगे कि ए बराबर
4 क्यू प्लस 0, फिर a बराबर 4 क्यू प्लस 1, फिर हम करेंगे a बराबर 4 क्यू प्लस 2, फिर हम करेंगे a बराबर 4 क्यू प्लस 3। यही हम कर सकते हैं। ओके, जब यहाँ पे हम यही करेंगे तो हम इसको सही फॉर्म में लिख देंगे। जब हम सही फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा कि a बराबर 4 क्यू, फिर हो जाएगा a बराबर 4 क्यू प्लस 1, फिर हो जाएगा a बराबर 4 क्यू प्लस 2, फिर हो जाएगा a बराबर 4 क्यू प्लस 3। यही हो सकता है, यही हो सकता है ना, यही हो सकता है। तो अब हमें a का मान हमें इतना इतना प्राप्त हो रहे हैं। किस कारण से? क्योंकि हमने यहाँ संभावित शेषफल लिया, यानी कि संभावना के अनुसार जो हमने शेषफल रखा है, इसलिए हमारे मान जो संभावित मान है वो हमारे यहाँ मान इतने आ रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो अपने शेषफल हैं वो सही सही एग्जैक्ट शेषफल तो है नहीं, यानी कि हमने संभावना व्यक्त की है कि हमारा 0 से इतने तक में कोई मान हो सकता है। इसलिए जब हमने संभावित शेषफल रखा है इतना, तो इसलिए हमारे जो a के मान है, इस कारण a के मान भी इतने संभावित आ गए, संभावित रूप में। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे? हम यही लिख सकते हैं कि अतः a संख्याओं 4 क्यू, 4 क्यू प्लस 1, 4 क्यू प्लस 3 के रूप का हो सकता है, रूप का हो सकता है। अच्छा, जब इतना हो गया भैया, तो क्योंकि हम यहाँ पे संभावित शेषफल लिए हैं, लेके मान यहाँ रखे हैं, तो हमारे लिए यहाँ जो a का मान हुआ वो संभावित शेषफल इतना आया ना। यहाँ पे संभावित शेषफल इतना आ गया, वो संभावित मान इतना आ गया ना। तो क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि हमें निकालना है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक इतने रूप का होता है, हमें तो ये दर्शाना है ना। यानी कि हमें धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त करना है ना दोस्तों, हमें विषम पूर्णांक का मान तक दर्शाना है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्योंकि दोस्तों हम लोग जब पिछले लेक्चर में देखे थे तो हम लोग यही जाने थे कि जितना विषम पूर्णांक होता है उसमें भाग देने पर हमें शेषफल सदैव बचता है, और जो समपूर्णांक होता है उसमें भाग देने पर कोई भी शेषफल नहीं होता, जैसा कि हम लोग पहले बताए जान चुके हैं इससे पहले। तो यहाँ पे हम वही देख पा रहे हैं कि यानी कि जो अपना विषम पूर्णांक होगा उसमें भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल के रूप में नजर आएगा, और जो समपूर्णांक होगा उसमें भाजक गुणित भागफल ही नजर आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम उन्हीं को यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो 4 क्यू प्लस 1 है इसमें हमें भाजक गुणित भागफल नजर आ रहा है। ओके, और इसमें 4 क्यू प्लस 1 में भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल नजर आ रहा है। उसी प्रकार से में 4 क्यू प्लस 3 में भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल नजर आ रहा है। ओके, जब हमें दोस्तों इतना नजर आ रहा है तो क्योंकि हम लोग जाने हैं कि जो अपना सम पूर्णांक होता है ना, धनात्मक जो सम पूर्णांक होता है वो यहाँ पे सिर्फ भाजक गुणित भागफल के रूप में नजर आता है, और जो अपना विषम पूर्णांक होता है वो भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल के रूप में नजर आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें भैया वही सिद्ध करना है कि धनात्मक में विषम पूर्णांक सिद्ध करना है, यानी कि हमें भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल के रूप में जो नजर आता है उसको दिखाना है, यानी कि उसको सिद्ध करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ हम 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3 को ले लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः यहाँ पे चूंकि लगा लिखते हैं कि चूंकि 4 क्यू एक धनात्मक समपूर्णांक है। ठीक है ना। ओके, इसलिए 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ओके, यहां तक हमने जान लिया। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? अब हम यहाँ पे लास्ट में लिख लेंगे कि इसलिए अब यहाँ पे लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो 4 क्यू प्लस 1, 4 क्यू प्लस 3 के रूप का होगा। ओके, सिंपल सा था और हम लोगों ने सिंपल सा इसको सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे सिद्ध हो गया कि अपना जो एक धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो 4 क्यू प्लस 1 या 4 क्यू प्लस 3 के रूप का हो सकता है, यह होगा, और जो अपना समपूर्णांक होगा वो 4 क्यू प्लस
यानी कि 4 के रूप का नजर आएगा। ओके, क्योंकि जो समपूर्णांक होता है उसमें सिर्फ भाजक गुणित भागफल ही रहता है, और विषम पूर्णांक भैया भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल तीनों रहता है। इस कारण से यहाँ पे भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल और भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल यहाँ पे तीनों मान विद्यमान है, इसलिए यहाँ पे ये जो मान होंगे ये यहाँ पे अपने हो गए धनात्मक विषम पूर्णांक और धनात्मक समपूर्णांक ये था। ठीक है, बहुत ही बारीकी से आप लोगों ने देख लिया। ओके, तो आई होप दोस्तों की बहुत ही अच्छी प्रकार से क्लियर हो पाया होगा, क्योंकि ये इससे अपना दूसरा उदाहरण था, उसी प्रकार से ये तीसरा उदाहरण है दोस्तों। तो आप लोग बहुत ही अच्छी प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छी प्रकार से समझ लो कि कैसे कैसे हुआ है ना। सबसे पहले आपको कोई भी धनात्मक एक विषम पूर्णांक मानना है, क्योंकि यहाँ पे विषम पूर्णांक की ही बात की गई, इसलिए हम यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक ही ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसको हम 4q+1 या 4q+3 के बराबर रख देंगे, क्योंकि उसी के बराबर तुम्हें सिद्ध करना है ना। जब हम यहाँ पे रख देंगे तो हम यहाँ पे देख पाते हैं कि जो अपना 4q+1 है या 4q+3 है, ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है उसके अंतर्गत जब हम यूक्लिड विभाजन की प्रमेय का प्रयोग करते हैं, उसमें जो भाजक गुणित भागफल होता है और प्लस शेषफल उस रूप में हमें ये नजर आ रहे हैं ना, बिल्कुल नजर आ रहे हैं। और जब यहाँ पे इतने रूप में ये नजर आ रहे हैं, और जब यहाँ पे हम कोई मान रखते हैं और इनके बराबर जब यहाँ पे हम रखते हैं तो यहाँ पे हम देख पाते हैं ये संख्याएं में इतने से तो भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल के रूप में नजर आ रहा था। जब हमने यहाँ पे एक मान रखा जिसको हमें सिद्ध करना है जिसके बराबर, तो यहाँ पे हमें भाज बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल के रूप में नजर आने लगे हैं। तो इसे यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, जिसके अंतर्गत हम यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेय का प्रयोग करते हैं कि ये बराबर BQ + R, शून्य समाधान को समाधान B, यानी कि भाज बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ठीक है ना, तो हमें वही चीज यहाँ पे जब दिखाई दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जब ये इस रूप का होता है तो इस पर भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे। तो जब हम यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं तो यहाँ पे हमें ये मान यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाते हैं, और यहाँ पे शेषफल के रूप में हमें ये प्राप्त होते हैं, क्योंकि संभावित शेषफल है ना, ये संभावित शेषफल प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं है। जब संभावित शेषफल इतने आए तो यहाँ पे हम जब तब क्या करेंगे, तब जो यहाँ पे ए बराबर BQ + R के रूप का है, इसमें हम ये मान रख देंगे। जब हमने मान रख दिया तो हमें ये ए का मान जो पूरा आया हमें ये इस रूप का आ गया। तो इसलिए हमने लिखा क्या था, संख्या जो ए है ये 4q+ यानी कि 4q या 4q+1 या 4q+3 के रूप का हो सकता है, लेकिन ये किस कारण से हुआ, ये इस कारण से पूरा इतना आया क्योंकि हमने यहाँ पे संभावित शेषफल लिया था, इसलिए हमें मान जो संभावित के रूप में इतने आ गए। ठीक है, तो क्योंकि हमें सिद्ध करना था कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। तो जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है हम लोग जानते हैं उसमें भाग देने पर शेषफल होता है, इसलिए यहाँ पे भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल तीनों होता है, और जो समपूर्णांक जो विषम पूर्णांक होता है उसमें भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल तीनों होता है, क्योंकि हम लोग भाग देके जान ही चुके हैं। और जो सम होता है उसमें सिर्फ भाजक गुणित भागफल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम जब इन मानों जब हमने चेक किया तो हमें यहाँ पे 4q जो है ये यहाँ पे समपूर्णांक के रूप में नजर आया, और जो 4q+1 है 4q+3 है ये विषम पूर्णांक के रूप में नजर आया। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो 4q+1 या 4q+3 के रूप का होगा। ठीक है ना, तो इसे यहाँ पे स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है। ठीक है ना, तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को बहुत ही बारीकी से क्लियर हो पाया होगा और आप लोग बिल्कुल अच्छी प्रकार से इसको क्लियर कर पाए होंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और अच्छी प्रकार से इसको समझें। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखना चाहेंगे दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।